दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहां हम लोग डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो मैं आज आप लोग के साथ राइट टू फ्रीडम को डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने समझा कि राइट टू इक्वालिटी क्या होती है। राइट टू इक्वालिटी क्या होती है? किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 टू 22 में डिस्कस किया गया है अबाउट राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में क्या पहला प्रोविजन है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आजादी। मेरे आपके सबके पास ये अधिकार है कि हम अपने भावनाओं को, अपनी सोच को व्यक्त कर सकते हैं, पब्लिकली कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिकली इन द सेंस कि हम कहीं जाके बोल सकते, विचार रख सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के फॉर में। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा क्या है? पीसफुली असेंबल होना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ ले आई जो हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग के अनुसार नहीं हो, तो हम क्या करेंगे कि हम, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अपने कुछ दोस्तों को बुलाएंगे कि भाई चलो प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या सब मेरे दोस्त लोग गोली बंदूक लेके आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग को पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। और ये भी देखना है साथ में कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को हम वायलेट ना करें, एक शांति के ढंग से प्रोटेस्ट करें, हार्मनी में करें कि सोसाइटी को डिस्टर्बेंस ना पहुंचे। ठीक है, तीसरा है कि किसी भी टेरिटरी में हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली इन द सेंस कि मान लीजिए आज मेरा मेरा एग्जाम का सेंटर पड़ गया लखनऊ, तो क्या हमको परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा क्या कि गवर्नमेंट से कि भाई मेरा एग्जाम है और हमको जाना है? बिल्कुल नहीं, हम चले जाएंगे चुपचाप से, ट्रेन पकड़ेंगे, सीधा लखनऊ पहुंच जाएंगे, वहां से हमको कोई सबूत नहीं मांगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया। उसी तरह से कि कहीं भी बसने का, रिसाइड करने का, सेटल होने का, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अगर कोई इंसान है, उसका पोस्टिंग हो गया मुंबई फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वहाँ से परमिशन लेगा क्या कि हाँ हमको रहना है, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए हमको रहने का? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आराम से सेटल हो सकता है, या टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे। ऐसा दोनों प्रोविजन इसीलिए किया गया है ताकि हमारी कंट्री का यूनिटी शो हो, एकता है, हमारी कंट्री एक है ना। फिर पांचवा क्या है? फिफ्थ नंबर पे क्या है कि एसोसिएशन, जैसे यूनियन होता है ना, फॉर एग्जांपल कि ट्रेड यूनियन, टीचर्स का यूनियन। ठीक है, तो इन लोग को सैलरी अगर बढ़ाना होता तो क्या करती है? प्रोटेस्ट करती है ना, अपने बड़े यूनियन को बुला के। तो वही होती है कि यूनियन फॉर्म करने का अधिकार है। ठीक है, फिर कोई भी पेशे को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक प्रोफेशन है कि मैं सिलाई वगैरह करती हूँ। ठीक है, तो हम अपने आराम से प्रोफेशन कैरी आउट करेंगे, है ना। कोई हमको रोकने नहीं आएगी पुलिस की, भाई तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर हम अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है, वहाँ पे गतिरोध लगाया जा सकते हैं, है ना। अब आती है बात आर्टिकल 20 में। ये प्रोटेक्शन ग्रांट करता है उन सब इंसान पे जो कि कोई ऑफेंस कमिट किया गया, कोई अपराध किया। ठीक है, उस अपराध, वो तो अपराधी है लेकिन उसको ज्यादा कठोर अपराध ना मिले, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स उन अपराधियों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे। अपराधी तो है ही वो, लेकिन एक्सेसिव पनिशमेंट उसको बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके भी फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। नाउ आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी यानी एक इंडिविजुअल की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में, जिसको हम लोग आगे थॉरो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21A जिसको बोलते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जिसको किसके द्वारा जोड़ा गया? 86 अमेंडमेंट एक्ट। आप लोग एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना तो इसके बारे में दे रखा है। फर्स्ट ही मतलब कि एक डू यू नो फैक्ट वाले में कि ऐसा है 86 अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, है ना, 2002 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 6 से 14 साल के बीच में ये अधिकार है सबके पास कि जितने सारे 6 से 14 साल के बीच में बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, अब बात आती है किसकी? आर्टिकल 22 की।
इसमें प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया किसको, जो भी पर्सन डिटेन्ड हुआ, जो पर्सन गिरफ्तार किया गया, ठीक है। इसमें अंतर इतना ही है कि इसमें एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाया गया और इसमें बोला गया सिर्फ कि डिटेंशन को प्रोटेक्शन ग्रांट करना, ठीक है। वहां तक तो समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं डिफरेंट प्रोविजन। अब हम जानेंगे कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, इसका एक डेप्थ मीनिंग जानेंगे। वहां तो समझ में आ गया होगा। अब इक्वालिटी और फ्रीडम मोस्ट असेंशियल राइट है डेमोक्रेसी में। किसी भी प्रजातंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो इक्वालिटी, फ्रीडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप पूछोगे कैसे? अगर हमारे पास समानता का अधिकार नहीं हो तो कल कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल मेरे को कोई भी मार सकता है, पीट सकता है, ठीक है। फिर फ्रीडम है, अगर हमको आज़ादी, अगर हमको किस तरह का आज़ादी, बोलने का आज़ादी हो गया, अभिव्यक्त करने का आज़ादी अगर नहीं मिलेगा तो हम किसी के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट कर पाएंगे? तो फिर कोई डेमोक्रेसी का फायदा ही नहीं हुआ ना। इसीलिए इक्वालिटी और फ्रीडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में ना। हम लोग ने पहले ही जाना कि लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, एक्शन, तो सोचने का अधिकार, व्यक्त करने का अधिकार, ये सारा किस में आता है? लिबर्टी में। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हम कल गाली दे दें, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसका फंडामेंटल राइट तो हनन हो गया ना, वायलेट हो गया ना। हम सिर्फ अपना फंडामेंटल राइट का यूज कर रहे हैं, राइट टू स्पीच का, ठीक है, किसी को गाली दे दी, ठीक है, तो यहाँ हम अपना यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? दूसरे का वायलेट कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो स्टेट है वो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। किस लिए? ताकि दूसरे का फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये ऐसे राइट टू फ्रीडम है कि हम अपना फ्रीडम यूज करें, ना किसी का फंडामेंटल राइट को वायलेट करें, ना लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करें। एक पीसफुल सिचुएशन में पीसफुली करें अपना राइट टू फ्रीडम को एंजॉय। ये नहीं कि कल हम किसी को भी मार दिए, पीट दिए, ठीक है, ये मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, हमको ये अधिकार है कि अपना फंडामेंटल राइट्स यूज करें, ठीक है, लेकिन दूसरे का वायलेट नहीं करना। तो ये आर्टिकल वही कहती है, ये इसका मतलब यही होता है। नाउ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 हम लोग के बुक में दे रखा है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या होता है कि प्रोटेक्शन ग्रांट करना, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन की रक्षा करना और पर्सनल लिबर्टी की भी रक्षा करना। किसी भी पर्सन को हमको डिप्राइव नहीं करना है, उसके लाइफ को छीनना नहीं है, ठीक है ना, उसके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करना, छीनना है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लॉ कह रही है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं रहना चाहिए, तो उसको हटाया जा सकता है लॉ के थ्रू, ठीक है ना। तो वहां पे तो कंडीशन काम नहीं है कि कोई सभी पर्सन को राइट टू लाइफ देना है। समझ आ रहा है आप लोग को? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। पर्सन शैल बी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ तक पहले समझो, किसी भी पर्सन को हमको राइट टू लाइफ उसके छीनना नहीं है, ना उसके पर्सनल लिबर्टी को छीनना है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होती है, ठीक है, वो वैसी लॉ जो हमारी लेजिस्लेचर ने इनैक्ट किया है, उसको लागू किया है, ठीक है। अब वो वैलिड भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ? प्रोसीड्योर। जब ये चीज आ गई, मान लीजिए कि हम कुछ क्राइम कमिट कर दिए, ठीक है, वो लॉ के अंदर क्या एक क्राइम है, तो हमको गिरफ्तार किया जा सकता है ना, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट हम चले गए ना। तो वहां पे मेरी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तो नहीं हुई कि हम तो जेल चले गए, वहां पे हमको मारा पीटा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कि हम लॉ को वायलेट किए, तो वही होता है प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। तो वहां पे ये काम नहीं आता, ठीक है ना। अगर कुछ मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया जो लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है ना, तो वही बात कह रहा है ये आर्टिकल, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये बताया गया है, इट मीन्स दैट नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर मैंने कोई क्राइम कमिट किया है, ठीक है, तो क्या हमको बिना पूछे हमसे ले जाएगा क्या? कि हमको बिना बताए कि हम क्यों अरेस्ट हो रहे हैं, बस खाली उठा के ले जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बताएगा कि मैंने क्या क्राइम को
किस क्राइम को कमिट किया है, कौन सा ऑफेंस किया है, ठीक है, क्या अपराध किया है। अगर हम अरेस्ट भी हो गए तो क्या हम जिंदगी भर जेल में बैठे रह जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम लॉयर को अप्रोच करें अपने चॉइस का, ताकि हम उससे छूट सकें, उस क्राइम से, मतलब कि हमको बेल मिल सके। तो क्या हम जिंदगी भर जेल में तो नहीं बैठे रहेंगे, हम किसी लॉयर को अप्रोच करेंगे, मैंने क्राइम भी कमिट किया हो, ठीक है। ठीक है, मैं अरेस्ट हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बता रहे हैं आपको। अब मैं अरेस्ट हो गई, ठीक है, तो क्या हम जेल में बैठे रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंडेटरी है, ये एकदम ऑब्लिगेटरी, आपको मानना ही मानना पड़ेगा कि 24 घंटे के भीतर हमको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमको मजिस्ट्रेट के पास उस पुलिस वाले को ले जाना होगा कि भाई देखिए मजिस्ट्रेट साहब, इसने ये फॉलोइंग क्राइम्स किए हैं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? तो ये पुलिस का पार्ट नहीं होता है, ये नहीं कि उसके बड़े अधिकारी होंगे। मजिस्ट्रेट का हिंदी मतलब क्या होता है? दंडाधिकारी, जो दंड देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पुलिस के पार्ट नहीं होते। अब ये डिसाइड करेंगे कि जो हमको अरेस्ट किया गया है वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो हमको छोड़ दिया जाएगा, अगर गलत है तो हमको सर्टेन पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट का काम वही होता है। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल केस यानी कोई भी कुछ काम, ऐसा कुछ काम कर दिए हो जो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग्स आता है, ठीक है। क्रिमिनल यानी किसी का मर्डर कर दिए हो या किसी के चोट पहुंचाए हो, तो मजिस्ट्रेट के पास हमको 24 घंटे के भीतर वो पुलिस वाले ले जाएंगे कि इसने फॉलोइंग क्राइम्स किए हैं और आप अब सजा सुनाइए, तो वो मजिस्ट्रेट सुनाएंगे, ठीक है, जो कि पुलिस के पार्ट नहीं होते हैं। ये सिर्फ ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ ये इंक्लूड नहीं करता है कि सिर्फ हमको अरेस्ट से बचाएगा या अरेस्ट करवाएगा। इससे बहुत सारे राइट्स आते हैं। जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो और अच्छे से जानोगे इसको, ठीक है। अब इसलिए आपके लिए बेसिक बात है, ठीक है। तो उसमें ये भी आता है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, एक इज्जत के साथ रहना, शेल्टर, घर रहने का अधिकार, फिर लाइवलीहुड, जो भी बेसिक लाइवलीहुड होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी हम लोग के पास रहने का अधिकार, एक फंडामेंटल राइट्स है। बहुत सारी चीज होते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो मैंने बोला था ना आर्टिकल 22 के बारे में, वो इसी में आता है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट कर रहा है, ठीक है, इफ गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन, इट कैन डिटेन और अरेस्ट द पर्सन और अरेस्ट दैट पर्सन, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर मान लो ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर आदमी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर रहा है, पीस को खराब कर रहा है, पीस को अनपीसफुल सोसाइटी को क्रिएट कर रहा है, सिक्योरिटी को के लिए एक वॉयलेशन है का काम कर रहा है, तो क्या उस पर्सन को क्या कर सकती है गवर्नमेंट? उसको डिटेन कर सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। उसको ज़्यादा 3 महीने तक अरेस्ट कर सकती है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको इसलिए अरेस्ट की जाती है ताकि वो फ्यूचर में ऐसा क्राइम कमिट ना करे, ठीक है। को 3 महीने तक अरेस्ट किया जाता है। 3 महीने के बाद क्या होता है? 3 महीने के बाद क्या होता है? तो उसको एक एडवाइजरी बोर्ड पे के पास पेश किया जाता है कि भाई देखो इसको अरेस्ट किए, सही है कि नहीं, वो देखेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में क्राइम कमिट करने से डरे, ठीक है ना। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, गवर्नमेंट कभी बहुत ज्यादा इसको मिसयूज करती है, ठीक है ना। किसी को भी अरेस्ट कर लेगी इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसको एक एंटी सोशल एलिमेंट भी समझ सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट इसका मिसयूज भी करती है कई बार। अब बात आती है अदर फ्रीडम की। तो अदर फ्रीडम तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है, राइट टू असेंबल, ये सारा चीज मिक्स करके दिया इस बुक में, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है गवर्नमेंट उससे किसके लिए डील करती है? एंटी सोशल एलिमेंट से डील करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ठीक है। और कई बार गवर्नमेंट इसका मिसयूज भी कर सकती है। अब बारी आती है राइट ऑफ अक्यूज की, ठीक है। अब हम अगर एग्जांपल लो, मेरा ही लो, ठीक है। अब हम अक्यूज हो गए, ठीक है। तो अब हमको एक प्रोटेक्शन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ताकि हमको एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाया जा सके। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो ना कितने बेहतरीन है, सबको ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते, चाहे अपराधी हो या अपराधी ना हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स person accused of various offenses also get sufficient protection, यानी
जो पर्सन अक्यूज हैं, जो बहुत सारे क्राइम कमिट किए हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नो वन इज गिल्टी अनलेस कोर्ट फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। मान लो कि कोई आदमी क्राइम कमिट किया, ये हमको पता है, उसको सबको पता है, लेकिन जब तक उसको कोर्ट नहीं मानेगी कि वो गिल्टी है, वो क्राइम कमिट किया तो वो गिल्टी नहीं है, वो दोषी नहीं है, तब तक कोर्ट नहीं मानेगी उसको। समझ आया? If any person accused of any crime should get an adequate opportunity to defend herself or himself. अगर कोई क्राइम में अक्यूज हो भी गया, कोई ब्लेम ऐसा उसके पास ठुक भी दिया गया, तो उसके पास ये राइट है कि अपने आप को बचा सके, है ना? तो फ्री ट्रायल को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। अब मान लो मर्डर करने का सजा 7 साल है, ये नहीं कि हमको दोबारा पनिश करेगा एक ही ऑफेंस के लिए कि नहीं तुम 7 साल अभी जेल भुगते हो, 7 साल और भुगत जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही क्राइम के लिए वो दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता है, ठीक है? नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो, ठीक है? मान लो एग्जाम्पल है कि हमको पॉकेट मार ली किसी का, ठीक है? तो उसमें प्रावधान है कि हमको 1 साल का सजा मिले 2007 तक, ठीक है? तो हम पकड़े गए 2006 में, ठीक है? अब मान लो 2008 में 2 साल का हो गया, वो लॉ बढ़ के हो गया 2 साल के लिए हमको जेल में रखना है, तो 2008 वाला काम 2007 में नहीं देगा, हमको एक ही साल सजा मिलेगा, क्योंकि ये एक्ट कब बना है? 2008 में, तो हमको बैक डेट से ये सजा मिलेगा, ठीक है ना? तो नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट, यही होता है इसका मतलब। यानी कि हमको जो सजा मिलेगी वो आगे वाले डेट से नहीं मिलेगी, ठीक है ना? उसी से मिलेगी जो पहले होते आ रहा है, ठीक है? अब कोई नया कानून आ गया तो उसके तहत हमको वो सजा बढ़ाया नहीं जा सकता, उसी से हम लोग चलेंगे, ठीक है? नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है? किसी भी पर्सन ये नहीं होगा कि हम जब अरेस्ट हो गए हैं और हम कोई क्राइम कमिट किया तो अपने ही खिलाफ एविडेंस देने लगे कोर्ट को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? वो सारा वकील प्रूफ करेगा, ठीक है ना, कि हाँ हम कितने गलत हैं, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।